जी, एक बार फिर तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद काज़ी और मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आता होता हूँ हर सोमवार को शाम 7 से लेकर 9 बजे तक। लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये है यूट्यूब का और यूट्यूब चैनल जो है उसको आपके साथ ये रिक्वेस्ट भी है कि उसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। और आज का जो मौज़ू है वो है यौम-ए-इस्तिसाल कश्मीर के साथ जो मनाया गया, खूब जज़्बे के साथ मनाया गया पाकिस्तान में। और बहुत सारी रैलियाँ जो हैं वो निकाली गई हैं और हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो हैं उन्होंने कश्मीर आज़ाद कश्मीर की जो कानून साज़ असेंबली है उसमें जाकर ख़िताब भी किया। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी ख़िताब किया। तो इस पर हम आज बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने जब ख़िताब शुरू किया तो उन्होंने कहा कि मैंने सबकी तकरीरें जो हैं वो सुनी हैं, यहाँ पर जो वज़ीर-ए-आज़म हैं आज़ाद कश्मीर के उनकी भी तकरीर सुनी है, लेकिन सब में मैंने मायूसी सुनी है और मायूसी देखी है, मायूस नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने 2019 5 अगस्त 2019 को जो कदम उठाया था, उसमें वो फँस कर रह गया है और वो अब अपने आप को बंद गली में महसूस कर रहा है। लेकिन आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि जो मकबूज़ा कश्मीर है, वो आज़ाद होकर रहेगा। लेकिन हम आज बात करेंगे जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब से, जो कि ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, जिन्होंने मुझे अभी-अभी जॉइन किया है। उनसे हम बातचीत करेंगे इस पे और एक नक्शा जो है, पॉलिटिकल मैप जो है, वो भी पाकिस्तान जो है उसने इश्यू किया है। इस नक्शे का क्या मतलब है और क्या मकासद हैं, और ये भी हम आज इफ्तिखार भाई से पता करते हैं। जी इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, आपने सुन तो लिया होगा जो कुछ मैंने स्टार्टिंग में कहा। हर तरफ रैलियां भी निकाली जी गई जी पाकिस्तान में और वजीर आजम जो हैं वो आज़ाद कश्मीर भी गए, उन्होंने खिताब भी किया। लेकिन उन्होंने ये महसूस किया कि जो आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप है मायूस हम्म। नजर आती है। क्या वजह है इसकी? देखें, जी एक तो वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं राजा फारूक साहब, और दूसरा ये कि मायूसी का ज़ाहिर है कि आज़ाद कश्मीर और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनके दरमियान जो सियासी रवाबत हैं उस तरह नहीं है जिस तरह होने चाहिए। बल्कि मैंने ये भी सुना है कि वो बाद में वो कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स भी देते रहे हैं राजा फारूक हैदर साहब। तो पहली बात तो ये है कि जो जब आप जो हैं उनको चाहिए कि फेडरेशन को और इवन पाकिस्तान आर्मी को इनके साथ बैठें, राजा फारूक हैदर साहब को बुलाएं, उनके पास पार्लियामेंट में भी बुलाएं और कश्मीर कमेटी जो बनी हुई है उसमें भी बुलाएं, उनसे बातचीत करें। आफ्टर ऑल वो वजीर आजम है। और सदर साहब को भी बुलाएं। सदर साहब तो ज़ाहिर है इनको वो फेडरेशन का एक तरह का हिस्सा होता है, तो उनको चाहिए कि जो कोऑर्डिनेशन है आपस में बेहतर की जाए और कश्मीर के हवाले से जो सियासी लीडरशिप है वो भी पाकिस्तान के साथ एक पेज पे होनी चाहिए। ये जो मायूसी का आंसर है ये एक नेगेटिव टेंडेंसी है और वो नहीं उनको शो करना चाहिए था। और इस मौके पर जब यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है तो उनको लीड लेनी चाहिए थी फारूक हैदर साहब को इस पर्टिकुलर जो है यौम इस्तेहसाल पर। तो और जहां तक दूसरी बात है, आप जो नक्शे की बात कर रहे हैं, देखें नक्शा हो या कौमी तराना हो या झंडा हो, वो किसी कौम की जो अलामती सिंबॉलिक उसकी सिग्निफिकेंस होती है। आप देखें जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई थी कायदे आजम की लीडरशिप के, तो वहां पे ये जो झंडा होता था, या अब नक्शा तो आपको याद है कि इल्लामा इकबाल की जो इलाहाबाद की तकरीर 1930 में जो थी वो इंतहाई इंपॉर्टेंट थी, जिसमें पाकिस्तान, ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो अभी यूनाइटेड इंडिया था, तो वहां पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी के जो एरियाज थे उनको हाईलाइट किया गया था। नक्शा एक बनाया गया था कि ये जो इन मकामात से मुसलमान जो है अलहदा एक रियासत का तस्वर वो दे रहे थे। तो ये एक ऑप्टिक्स होते हैं और ये पेट्रियाटिक ऑप्टिक्स होते हैं और लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ की जा रही होती है। ये कहना है कि जी नक्शा आपने बना दिया है तो आपने क्या कश्मीर फतह कर लिया। तो अब ये बताएं कि जो हिंदुस्तान ने जब बल्तिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के बारे में एक नक्शा बनाया था जिसमें सियाचिन मैं को भी शामिल मैं किया था। उसी मैं उसी उसी बात पे आ रहा था इफ्तिखार भाई कि क्या
जो नक्शा इंडिया ने बनाकर पेश किया है उसी को जवाब देने के लिए ये नक्शा पेश किया गया है इस वक्त। जी देखें, वो भी उसने भी कहीं से रजिस्टर नहीं करवाया, यूनाइटेड नेशन से रजिस्टर नहीं करवाया। हम थोड़े से जज्बाती होकर ये कह रहे हैं ना कि यूनाइटेड नेशन से भी रजिस्टर होना चाहिए। अब जब ये वो नक्शा एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये देखें जो यूनाइटेड नेशंस की जो करारदाद है, देखें इंडिया 1948 में कश्मीर के ऊपर वो गया था ना यूनाइटेड नेशंस में, पाकिस्तान नहीं गया था। तो 48 से ये पेंडिंग चलती आ रही है। ये एक तरह का यूएनओ को भी याद दहानी के भाईजान आप 1948 से उसके ऊपर बैठे हुए अंडे दे रहे हैं, तो आप वो इसका राइट ऑफ फ्रेंचाइज देने की जो बात कर रहे हैं वो चाहिए था उस वक्त से आप काम करते। जब 370 और 35A जो है वो उन्होंने स्क्रैप कर दिया इंडिया ने, तो अब तो ओपन फॉर हो गया। जो अब जो कश्मीर स्टेट में वो आजादी का ऐलान भी कर सकता है, क्योंकि अब वो जो इख्तियार, क्योंकि उसने मर्जर की बात की है, वो जो स्पेशल स्टेटस था कश्मीर का, यानी इंडियन जो मकबूजा कश्मीर है उसका, वो खत्म हो चुका है। तो अब ये जवाब तो देना था। अब वो जवाब ये नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई ऐसी बात की है जो ग्राउंड रियलिटी ना हो। मसलन आप ये देखें कि ये जो यूएनओ की करारदाद है उसके मुताबिक उन्होंने मेंशन किया है कि ये दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। बट ये जो मकबूजा कश्मीर है, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी का एरिया था, ये पाकिस्तान के साथ इसकी शमूलियत, इसकी वजह से ये नहीं कर रहे थे। जब से 1948 से ऑनवर्ड ये यहाँ पे राइट ऑफ फ्रेंचाइज देने को तैयार नहीं थे। उन मुसलमानों को या कश्मीरियों को वो नहीं देना चाह रहे थे कि वो उनका मतमा नजर क्या है इस अपनी लैंड के बारे में। और हिंदुस्तान जो है मुसलसल वो कश्मीरियों को डेमोग्राफिक जो उसकी सिचुएशन है उसको डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, कि जो मुसलमान मेजॉरिटी के इलाके हैं उसको अब 370 के बाद जो है स्क्रैप करने के बाद वहां पे हिंदुओं को बसाने की कोशिश कर रहा है, उनकी बस्तियां बसाने की कोशिश। ये बुरहानी शहीद जो हुआ था वो बुनियादी तौर पे इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था। और दूसरा ये बात जो थी कि ये जो इंडिजिनस मूवमेंट है 1989 में, तो वो उस वक्त से ये चल रही है। पाकिस्तान जो है वो उनकी मॉरल और दूसरी सफारती जो है उनकी वो सपोर्ट कर रहा है और वो करता रहेगा। अब ये इन्होंने नक्शा जो बनाया था, आप जो बात कर रहे हैं बल्तिस्तान का, जो जिसमें शो किया था इंडिया ने बल्तिस्तान को, पाकिस्तान अपना इंडिया का हिस्सा शो किया है, फिर उसके बाद सियाचिन को इसमें शो किया। तो ये सारा जो पाकिस्तान का जो न्यू नक्शा जो उन्होंने दिया है, बाकायदा अपोजिशन के साथ इसकी अप्रूवल हुई है। और उसके बाद ये जो मिलिट्री लीडरशिप, आपको याद होगा कि कल जो है वो जनरल बाजवा ने तमाम जो रिटायर्ड सीनियर चीफ जो थे, जंगीर करामत साहब भी थे, जनरल राहील साहब भी थे, और दूसरे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के वो बैठे हुए थे, सीनियर कोर कमांडर्स जो हैं रिटायर हुए, तो उनसे बाकायदा उन्होंने नेगोशिएशंस किया, उनकी राय ली है, ठीक है ना, क्योंकि वो मिलिट्री एंगल से भी उन्होंने राय ली है। फिर इस वक्त जो वजारत खारजा में इंतहाई इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, जिसमें DGISI भी आए थे, उनसे क्वेश्चनिंग भी हुई है और के नक्शे के बारे में, कि ये उन्होंने कहा कि फाटा को हमने KPK में क्योंकि मर्ज कर चुके हैं, हमने उसमें शो करना है, अब इसमें नक्शे की तब्दीली की कौन सी बात है। फिर एक आपको स्पेस नजर आएगी, वो जो चाइना का और लद्दाख में इंडिया के साथ जो मामला चल रहे हैं, और इसमें आज कल मेरा ख्याल हुई थी जो पांचवा दौर हुआ था मुज़ाकरात का, वो इंडियन आर्मी ये कह रही है चाइना को कि आप जनाब इसको पीछे करें अपनी फोर्सेस को, तो आज वो नाकाम हो गए उनके मुज़ाकरात। तो कहने का मकसद, अब वो जो स्पेस है जो ओपन रखी हुई है, वो अब कश्मीर को वो लीड कर रही है, जा रही है, रोड लीड्स टू कश्मीर। तो उस पे जो लद्दाख पर जो फैसला होना है वो कश्मीरियों और चाइना के दरमियान हो रहा है। इंडिया और पाकिस्तान ये नक्शा इस तरह ड्राफ्ट किया गया है, वो लद्दाख का जो मामला चल रहा है वो कश्मीरियों और उनके चाइना के दरमियान होना है। और ये बात चाइनीज जो लीडरशिप है उनके साथ वो डिस्कशन हो चुकी है, और शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो जो जा रहे हैं उधर चाइना भी जा रहे हैं। जी कैसा? जी इफ्तिखार भाई, मैं ये समझ रहा हूँ कि जो बयान आज हमारे वजीर आज़म साहब ने दिया है कि मोदी ने ये जो कदम उठाया था 2019 5 अगस्त को, वो खुद इसमें फंस के रह गया है और वो अब बंद गली में खुद को महसूस कर रहा है। क्या आप समझते हैं कि ऐसे ही? जी बिल्कुल, देखे ना, अब वो जो जिस मकसद के लिए ये बात की गई थी वो काउंटर प्रोडक्टिव हो गई है। अब ये
कह रहा था कि जनाब हमने इसको इंडिया के साथ मर्ज कर लिया, ओके। फिर उसने कहा था कि हम इसमें रिफॉर्म्स लेके आएंगे, ठीक है, रिफॉर्म्स में उसमें एजुकेशन में रिफॉर्म्स आएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, ये होगा, और जनाब जो मौजें जो हिंदुस्तान के लोग कर रहे हैं वही मौजें जनाब कश्मीरी करेंगे। अगर वो इतना ही जबरदस्त उसका प्लान था और इतना ही कामयाब प्लान था, और ये सिर्फ ये कह रहे थे कर्फ्यू हमने इसलिए लगाया कि कुछ दहशतगर्द लोग जो हैं कश्मीरियों के अंदर शामिल हुए हैं और जिनका पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ इशारा था कि उनके वो परवरदा हैं, तो उसकी वजह से हम लोग जो है ना कर्फ्यू लगा रहे हैं। अगर ये बात थी तो आज उसने ब्लैक आउट डबल कर्फ्यू क्यों लगाया हुआ था, ठीक है ना। और अगर इंडिया को तो आज जश्न मनाना चाहिए था कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो 1 साल में इनको बंद करने के बाद हमने जनाब ये रिफॉर्म्स कर दिए हैं, ये उनको जो है मेन स्ट्रीम जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको वो फैसिलिटीज देना शुरू कर दिया है, बल्कि आज डबल वो लगा हुआ है। अगर इंडिया इतना कामयाब था या इंडिया की जो इंटरनल पॉलिसी कश्मीर के हवाले से इतनी कामयाब थी, तो आज फौज फिर वो उन्होंने 2 लाख सुना फौज और वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पे, या बढ़ा दी गई है कुछ 2 लाख फौज जो है उन्होंने लद्दाख वाले एरिया में वो भेज दी है। और दूसरा जो है आप ये देखें, साथ ही उस आप मुसलमानों के जज्बात को तंग छेड़ रहे हैं कि राम मंदिर जो है वो अयोध्या में दोबारा शुरू कर दिया, आज अफ्ताह कर दिया। वो आपने देखा होगा कि मोदी जो है लोट पोट होके जा रहा है उसके ऊपर सीढ़ियों के ऊपर, और उस पर जो चाइना जो नेपाल का वजीर आजम है केपी शर्मा ओलाई, तो केपी शर्मा साहब ये कहती हैं कि मोदी जो है झूठ बोल रहा है, ये जो राम मंदिर राम जो थे वो पैदा अयोध्या जो नेपाल के अंदर है उसमें वो पैदा हुए थे, ये झूठ बोल रहा है, ये धोखेबाजी कर रहा है। अब उस पर फिर नेपाल पर ने भी अपना एक नक्शा बनाया। अब ये पाकिस्तान और इंडिया की बात ही, नेपाल ने भी कहा ये 3 जो हिस्से हैं, 3 टेरिटरी उसने मेंशन की हैं कि ये नेपाल का हिस्सा है, तो वो इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान के मौकफ की वो हमायत कर रहे हैं। अब नेपाल हो गया, और भूटान ने आप देख लें कि भूटान ने भी इंडिया का पानी बंद कर दिया था। अब ये रीजन के अंदर जो है वो, और दूसरा जो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक जो उनकी हमारी चल रही है, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और मिलिट्री डिप्लोमेसी चल रही है, उसमें आप देखें कि बांग्लादेश भी पाकिस्तान का अलाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और चाइना जो है वो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट अपने प्रोग्राम दे रही है, प्लान दे रहा है, और साथ साथ वो ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान दे रहा है। और क्योंकि इंडिया को तकलीफ ये है कि ये जो सी पैक वाले रूट्स पे अगर डेवलपमेंट होना शुरू हो गई तो उससे फिर जो हम रीजन के अंदर जो डेवलपमेंट का या इकोनॉमी का जो बैलेंस है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा, और चाइना और पाकिस्तान एक मजबूत अलाई, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। ये नहीं कि चाइना हम पर कोई एहसान कर रहा है, चाइना ने अब वो देख लिया, अब देखो ईरान ने देख लिया कि ये इंडिया जो है हमें कोई उसके चाह बहार में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था वो उसे विड्रॉ कर गया, और फिर ये जो अपना चाइना है वो उसको वो सपोर्ट कर रहा है। अब ये जो इंतहाई इंपॉर्टेंट बात जो की है वो आरिफ अलवी साहब ने की है। जी जी बिल्कुल। आरिफ अलवी साहब ने ये बात की है कि जो मोदी काम कर रहा है वो इसराइल की लाइन पर काम कर रहा है, जो एक तरह मुसैद जो है वो सारी गाइडलाइन वो दे रहा है। ये जो हॉलोकॉस्ट का जो था ना, यहूदियों का जो था, ये मुसलमानों की हॉलोकॉस्ट का उसने बदला लिया है यहाँ पे इंडिया के अंदर। तो जो इसराइल जो है वो इसके बैकग्राउंड में आप देखें ना, आज बैरूत में जो हुआ है वो कितने वो बंदा 100 बंदा मर गया है, शहीद हो गया है, तो वो बम ब्लास्ट जो हुए हैं वो बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट भी ये कह रहा है कि वो हमें तो ये दहशतगर्दी की कार्रवाई लगती है, जबकि इसराइल के हम 90% जो हम एनालिस्ट हैं वो यही बात कर रहे हैं कि ये इसराइल की कार्रवाई हो सकती है। आपको याद होगा उससे पहले बैरूत में धमाके होते, रफीकुल हरेरी को शहीद किया गया, जमैयल, परमीन जमैयल, कितनों को प्रेसिडेंट को मारा गया था। जी कैसा इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि मैंने दुनिया में कश्मीर का जो इशू है उसको उजागर किया है और आइंदा भी हम करते रहेंगे। आपका क्या ख्याल है कि ये जो पीटीआई की हुकूमत है इसने वाकई कुछ पेशकदमी की है इस सिलसिले में? देखें, ये जो नक्शा उसने प्रोड्यूस किया है ये एक ऑप्टिक्स है, ये सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है इसकी। आप इसको मत क्या समझें, हम लोग ये समझ रहे हैं कि यह नक्शा पैदा कर दिया। तो वो जब मुस्लिम लीग का नक्शा था 1945 के बाद, जब तहरीक पाकिस्तान ने मोमेंटम पकड़ा था, तो वो हमने आप देखें कि फातिमा सुगरा ने पंजाब की पार्लियामेंट के ऊपर झंडा जो लहराया था, वो 13 साल की बच्ची ने
फातिमा सुगरा ने यूनियन जैक को उतारा था, तो उस झंडे की क्या ऐसी सिग्निफिकेंस थी? आप मुझे बताएं। अगर झंडों की, कौमी तराने की या इनकी नक्शों की अहमियत ना हो, ये फिर हम लोग आप करबला में आप देख लें, वो झंडा लेके जाते थे, तो जो आपको पता है हजरत अब्बास के के हवाले से वो बात करें, अलमदार थे। तो हमारे यहाँ तो ये एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट भी मौजूद है कि झंडा होना या आपकी शनाख्त होती है। नक्शा क्या है? आपकी शनाख्त है। झंडा आपकी कौम की शनाख्त है और नक्शा आपकी लोकेलिटी की शनाख्त है। ठीक है ना? तो ये आपको हमने कहना कि जी हाँ, जहां तक पीटीआई की गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये जो इमरान खान ने नक्शा की अप्रूवल ली है, ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, इसमें पूरी कौम की उसने अप्रूवल ली है। आप देखिए अपोजिशन भी इसमें बैठी थी, सारी अप्रूवल ली है, नून और ये पीपल्स पार्टी वाले, और उसके बाद पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसकी उसमें अप्रूवल है। फिर उसके बाद वो कश्मीरी जो हैं उनसे उन्होंने बात की है। हाँ, अब फारूक हैदर को थोड़ा सा कोई मसला है या मायूसी की बात कर रहा है, उसके पीछे कुछ और जो महरकात होते हैं। ठीक है ना? तो ये इस तरह की बातें करना जो काउंटर प्रोडक्टिव होती हैं, और हमें ये चाहिए कि ये, बल्कि जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा, अब मैं जो फील कर रहा हूं, क्योंकि मुसैद आपने वो उसको देखा होगा कि आरिफ अलवी साहब ने इसको दिया है इसराइल की इन्वॉल्वमेंट, तो मुझे ये फीलिंग होगी अब पाकिस्तान की आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ एक मुहिम नजर आएगी आपको, इंडिया के मीडिया में भी और अमेरिकन मीडिया में भी, और जो भी हॉस्टाइल एजेंसीज हैं उनके वो जो एजेंट्स होंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं कुछ उनके मोल्स बैठे हुए हैं, वो जरूर ये आप नजर आएगा आपको। ये मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि वो पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज के खिलाफ बात करेंगे कि ये इन्होंने कौम को लूट के खा लिया है, और जनाब जो कुछ डिक्टेशन दे रही है वो आर्मी दे रही है और उनको गालियां दे रही है। और ये जो उन्होंने एक माइलेज दिया, आप देखें ना हिंदुस्तान के मीडिया में वो मातम हो रहा है। ठीक है, आप अमेरिका के आप देख लें, हिंदुस्तान के मीडिया में बल्कि लोग जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एक साल में तुमने ये क्या किया है। ठीक है ना? एक साल में तो यहाँ पर आज जश्न होना चाहिए था काजी साहब, एक साल पे जनाब केक कटने चाहिए थे, कश्मीरी जनाब जितने लीडरशिप थी। अब अली गिलानी साहब अभी तक वो अरेस्ट हैं। ठीक है ना? पाकिस्तान ने उनको निशाने हाईएस्ट सिविल अवार्ड देने का, हम तो उनको सलूट करते हैं उनकी, हाँ बिल्कुल, वो उनको हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे रहे हैं, वो हमारी पूरी नेशन के एस्पिरेशंस उनके साथ हैं। ठीक है ना? अब वो उनको तो सलूट उनको करना चाहिए था। इंडियन आर्मी अगर वो समझती है कि यार ये कश्मीरियों को हमने अपनी तरफ सब टिल्ट कर लिया और इस किस्म के मामलात में अब कश्मीर जो है वो, आपको याद होगा, अब इसमें थोड़ी सी मैं सॉरी सी ऐड करूंगा कि दो हमारे जो अरब कंट्रीज हैं उन्होंने क्या कहा, अब ओआईसी के ऊपर इंतहा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है शाह महमूद कुरैशी ने। वो क्या इंपॉर्टेंट दिया कि ओआईसी जो है वो एक मुर्दा घोड़ा है या उसको डेड बॉडी है। ठीक है ना? आपको याद होगा कि 22 फरवरी 1974 में एक वाइब्रेंट ओआईसी हुआ करती थी, वो जब लाहौर के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो ने दुनिया इस्लाम के जितने सदूर थे और जितने वज़राए आज़म थे, सरबराह मुमलिकत थे मुसलमानों के, सबको उन्होंने लाहौर में इकट्ठा किया था। ठीक है ना? और तेल के इशू पर फिर उनका धमकी दी गई थी हेनरी किसिंजर ने। अब वो जो ओआईसी जो 1974 वाली ओआईसी है, वो अब चंद जो अरब कंट्रीज हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया के साथ हैं। अब मैं इसके बात करूंगा शहजादा सलमान की, और उसने पाकिस्तानी उनको थ्रेट करके कि पाकिस्तानियों को मैं निकाल दूंगा, तो मलेशिया में कॉन्फ्रेंस में मत जाना। तो इमरान खान फिर नहीं गया था। और महातिर मोहम्मद की आप देखें बात कि वो बेचारा एक लफ्ज नहीं बोला कि यार, उसके बावजूद महातिर मोहम्मद ने कहा था कि मैं कश्मीर काज में पाकिस्तान के जो मौकफ की हमायत करता हूं। तो ये हमें अब रीडिफाइन करना पड़ेगा, हमें डिप्लोमेटिक वो जो इस्लाम एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, वो मेरा ख्याल थोड़ा सा मामला हट गया है। हम अपने इंटरेस्ट को देखना चाहिए हमें। अगर ये मुस्लिम कंट्रीज हमें सपोर्ट नहीं करती, यही महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा है, शाह महमूद कुरैशी ने, कि भाई अगर वो नहीं करते तो हमें अपना जो कश्मीर के बारे में कॉज है, जो हमारा नेशनल नैरेटिव है, हम उसके पीछे हम उसको लेके आगे बढ़े सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, उसमें ओआईसी का अगर फारग होती है तो हो, तो हमें इस पे कोई गर्ज नहीं है। उसने कहा था हमने पूरी ट्राई करके देख ली है कि ओआईसी को हमने शहजादा साहब को जितना प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया गया, सर पे बिठाया उसको, फिर उसने अनाउंस किया था, फिर वो उसने जनाब उधर जाके कश्मीर के अंदर पता नहीं कितने $billion की इन्वेस्टमेंट को हम इसको पेरिस बना देंगे एक मगरबी कंट्री टूरिज्म के हवाले से। अब वो उधर वो पिंगे बढ़ा रहा है। फिर वो आपने देखा होगा कि शाह सुलेमान साहब
उनके मूडी के गले में वो हाईएस्ट जी, जी, सिविल बिल्कुल। अवार्ड सऊदी अरब का डाल रहा है और फिर वो यूएई वाले भी डाल जब रहे हैं। ऐसे तो हमें ऐसे अपने मुसलमानों ऐसे वाली वो बात में हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए। जी कैसे? जब ऐसे ऐसे सीन नजर आते हैं तो दिल तो हमारा दुखता है कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं और किस तरह हमारा साथ दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो पीटीआई की हुकूमत है वो इसको मजीद लेकर आगे चलेगी और हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं वो ज़रूर आज़ाद भी होंगे। और कुछ लोग जो हर वक्त तनकीद करते हैं आर्मी पे, उनको भी सोचना चाहिए कि सब की सब आर्मी जो है वो ख़राब नहीं होती। अगर कोई चंद लोग आर्मी में ख़राब है, इसी तरह चंद क्या ज़्यादा लोग जो है वो सियासत में भी बहुत ख़राब है। तो इसलिए अदारों को, हमारे जो अदारे हैं उनको तनकीद नहीं बनाना चाहिए। बस यही एक इस पे पैगाम मैं है। सर एक कमेंट करूंगा। जी, जी, हाँ, ज़रूर कीजिए। इसमें सर मैं ये कमेंट करूंगा, अगर आर्मी में चंद जर्नैल ऐसे देखे, आप जनरल जियाउल हक को कोई बंदा अप्रूव नहीं करता एज ए मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है ना। इसी तरह मुशर्रफ के बारे में भी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आर्मी का रोल है दिफा का। जब जो दिफा के आर्मी जनरल रहील से आप देखें कि आर्मी का वो जो कंसेप्ट था, वो जो इंटरफेरेंस होती थी, वो जनरल रहील ने एक नया ट्रेंड दिया। उसके बाद जनरल बाजवा को आप देख लें। आज मुझे बताएं कि वो, अगर सारे अपोजिशन भी ये कह रही है कि ये सही बात करे, जो आर्मी के जनरल यानी जनरल बाजवा ने और जनरल फैज हमीद इनमें मेन थे, और डीजीएमआई और डीजीएमओ मिलिट्री ऑपरेशन जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट, मेजर जनरल होते हैं लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। और फिर खुद जनरल बाजवा ने अपने जो उनकी कैबिनेट थी, जो एक्स जनरल्स थे, आप जनरल जहांगीर करामत आए हुए थे, जनरल राहील शरीफ बैठे हुए थे, उनसे वो लिया, उनसे कंसेंसस लिया है। और इसी तरह इमरान खान ने अपने उनसे कंसेंसस लिया है, अपोजिशन से कंसेंसस लिया, अपनी पार्लियामेंट से कंसेंसस लिया है। तो यही चंद जो हमारे अदारे हैं, ये इंस्टीट्यूशंस है ना, आपके लेजिस्लेशन के इंस्टीट्यूशन है, डिफेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो नुमाइंदे भी सारे एक पेज पर आ गए हैं, अपोजिशन भी पेज पर है, तो ये फिर हमें इस किस्म की जो इंस्टीट्यूशन पे, अगर हम नेशनल जो एक है नेशनलिस्ट है, पाकिस्तानी है, और हमें इंडिया को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए अपने इन अदारों पर तनकीद कर करके। जी कैसा? जी, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई आपका साथ देने का, और उम्मीद है कि आइंदा भी हम प्रोग्राम में इकट्ठे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर काई साहब। जी, ये था आज का वीडियो पैगाम और प्रोग्राम कह लीजिएगा। यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और कमेंट जो हैं वो आप प्रोग्राम के बारे में ज़रूर दिया करें। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह हाफिज़।